हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे DU SOL NC वेब के जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें फर्स्ट सेमेस्टर इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1 के क्वेश्चन पेपर के बारे में, उसके आंसर्स के बारे में। ठीक है, ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को देखेंगे, उनके आंसर्स को देखेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास भी ईवीएस का सब्जेक्ट है तो यही वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। वीडियो को कहीं भी मिस मत करिए, ऐसा ना हो कि आप अभी छोड़ दें वीडियो को और एग्जाम टाइम में आपको घाटा हो जाए। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है। अब हम बात करें क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग थोड़ी सी, तो क्वेश्चन पेपर की जो वीडियो है हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन पेपर को एक्सप्लेन किया है। आप एसओएल के स्टूडेंट हैं और रेगुलर के स्टूडेंट हैं अगर, ठीक है, तो आपका अगर एडमिशन 2022 और 2023 में हुआ है तो आपको केवल पार्ट ए जो है उसको कवर करना है। ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर में भी मेंशन होगा कि आपको पार्ट ए कवर करना है अगर आप एसओएल और रेगुलर के स्टूडेंट हैं और आपका एडमिशन 2022 या 2023 का जो साल था उसमें हुआ था। ठीक है, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच इज मैंडेटरी। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है आपको 3 क्वेश्चन कवर करने हैं, जिसमें कि आपका जो पहला क्वेश्चन है वो करना कंपलसरी है और बचे हुए आपको 2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, टोटल आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी लिखी गई हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो सेम चीज़ें आपको जो पैटर्न है वो फॉलो किया जाएगा आपके एग्जाम के द्वारा। ठीक है, आपका जो एग्जाम होगा उसमें भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। तो आपका 30 नंबर का जो होगा पेपर होगा ईवीएस का, ठीक है, जिसमें लिखा होगा कि एसओएल और रेगुलर के स्टूडेंट को केवल पार्ट ए कवर करना है, जो कि 30 नंबर का है। ठीक है, यहाँ पे 30 नंबर का है तो क्वेश्चन नंबर 1 2 पार्टों में डिवाइडेड है। ए, ठीक है, ए हो गया और उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो बी है। ठीक है, ए और बी में है आपका। हो सकता है ए बी में आपको कुछ चॉइस मिल जाए, जैसे कि सबसे पहले आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए फिलिंग द ब्लैंक्स और उसके बाद आपसे पूछा जाए जो जो ट्रू एंड फॉल्स है वो सब चीजें, तो आगे पीछे हो सकता है, बट आपका जो पहला क्वेश्चन है वो 10 नंबर का होगा और बचे हुए 2 क्वेश्चन और आपके 10 नंबर के होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पहले में आपसे पूछा गया है, सही और गलत आपको बताना है। ठीक है, सही और गलत यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे हमने उन आंसर्स को लिखा है, क्या सही है, रीजन के साथ। ठीक है, रीजन के साथ लिखा है कि सही है या गलत है। ठीक है, सही गलत का उत्तर निम्नलिखित है। पहला जो आपका पॉइंट है वो है द्वितीयक परिस्थिति के अनुक्रमण के दर प्राथमिक पारिस्थितिक अनुक्रमण से कम होते हैं। ये आपकी स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये स्टेटमेंट क्यों गलत है, वो इस तरह है कि द्वितीयक पारिस्थितिक अनुक्रमण जो सेकेंड सक्सेशन है उसकी दर प्राथमिक पारिस्थितिक अनुक्रमण से तेज होती है, क्योंकि द्वितीयक अनुक्रमण में पहले से पोषक तत्व क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, द्वितीयक जो अनुक्रमण है उसमें पहले से ही कुछ पोषक तत्व जो होते हैं मौजूद होते हैं, जिसके कारण उसकी क्या होती है, जो अनुक्रमण की दर है वो तेज होती है। ठीक है, दूसरा आपका पॉइंट है वो है कोयला परंपरागत परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। कोयला जो है वो परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है या नहीं है। ये सही है। क्यों सही है, कोयला एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है जो लंबे समय से ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, कोयला क्या है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है और ये एक लंबे समय से ऊर्जा उत्पादन, मतलब जो पावर है उसके प्रोडक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट आपका पूछा गया है, बायोमास का पिरामिड सदैव ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में होता है। ठीक है, ये गलत है या सही है, तो ये गलत है। बायोमास का जो पिरामिड है कुछ जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में उल्टा मतलब इन्वर्टेड हो सकता है, जैसे यहाँ प्राथमिक उत्पादकों का बायोमास कम होता है। ठीक है, क्या बताया गया कि बायोमास का जो पिरामिड है कुछ जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में, मतलब जल के कुछ जो पारिस्थितिक तंत्र हैं उसमें वो उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, ऊपर की जाने की बजाय, ऊपर की दिशा की बजाय नीचे की दिशा में हो सकता है। जैसे जहाँ पे क्या होता है, प्राथमिक जो उत्पादक है, जो सबसे पहला एक प्रकार से कहते हैं जीव है जो उत्पादक है, उसका क्या होता है, बायोमास कम होता है, इसीलिए वो उल्टा हो सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका चौथा, जिसमें पूछा गया है नदी लैटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, जो नदी है वो किस तंत्र का, लैटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो ये क्या है, ये गलत स्टेटमेंट है। नदी जो है लैटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि लैटिक परितंत्र में जल प्रवाहित होते हैं। लैटिक परितंत्र में स्थिर जल जैसे तालाब और झील आते हैं। अब इस चीज को इतना समझ लीजिए कि लैटिक पारिस्थितिक तंत्र उसे कहते हैं जहाँ पे जो पानी है वो रुका हुआ है, जैसे कि तालाब या झील। ठीक है, वहां पे पानी क्या होता है, रुका होता है, ना कि चलता रहता है। परंतु नदी क्या है, एक
जल का प्रवाह होता रहता है नदी में, नदी में पानी चलता रहता है, परंतु लैटिक पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, पानी रुका रहता है। तो ये क्या है, नदी को हम लैटिक पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण नहीं कह सकते, तो ये क्या है, स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। पांचवें में आपसे पूछा गया है, सल्फर डाइऑक्साइड का द्वितीयक प्रदूषक है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एक द्वितीयक प्रदूषक है। ये भी गलत है। सल्फर डाइऑक्साइड एक प्राथमिक प्रदूषक है, क्योंकि यह सीधे स्रोत से ऊर्जा उत्सर्जित होता है। ठीक है, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये एक द्वितीयक प्रदूषक है, मतलब सेकेंड लेवल, सेकेंडरी पे आता है प्रदूषक, प्रदूषण के लिए। ठीक है, परंतु हम इसको गलत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्टली उत्सर्जित होता है। ठीक है, स्रोत, जो भी सोर्स है वहां से सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड ही उत्सर्जित होता है, ना कि वो किसी और गैस के बाद उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो ये क्या है, कथन गलत है। सल्फर डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है, क्योंकि ये क्या होता है, सीधे जो स्रोत है उससे उत्सर्जित होता है, जो भी स्रोत से निकल रहा है उससे सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो ये जो पांच हैं सही गलत के, इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इनको भी ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, कौन सी सही है कौन सी गलत है, आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। दूसरे की बात करते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट में आपसे पूछा गया है, रिक्त स्थान भरे। आपको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है। ठीक है, टोटल 5 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, इनको आपको फिल करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में, इसमें पहले में आपसे पूछा गया है, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को डैश कहते हैं। खाद्य श्रृंखला का जो प्रत्येक स्तर है उसको क्या कहते हैं, डैश कहते हैं। तो यहाँ पे हमने उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे टैरिफ, ट्रैफिक स्तर। ठीक है, ट्रॉफिक स्तर उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला का जो प्रत्येक स्तर है हम उसको ट्रॉफिक स्तर या ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। ठीक है, सेकंड में आपसे पूछा गया है, डैश डैश ने 1962 में मौलिक पुस्तक साइलेंट साइलेंट स्प्रिंग लिखी थी। ठीक है, किसने लिखी थी, रेचेल कार्सन ने 1962 में मौलिक पुस्तक जो थी साइलेंट स्प्रिंग उन्होंने लिखी थी। तो इनका भी नाम आप याद रखिए। रेचेल कार्सन ने कौन सी किताब लिखी थी, साइलेंट स्प्रिंग लिखी थी। तीसरे की बात करते हैं, उसमें पूछा गया डैश हाउस ग्रीन गैस का एक उदाहरण है। डैश क्या है, हाउस ग्रीन गैस का एक उदाहरण है। क्या है वो, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 भी कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के और भी उदाहरण हैं, बट आप कार्बन डाइऑक्साइड भी याद कर सकते हैं, आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, और भी कई उदाहरण हैं। तो ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 भी कहते हैं। फिर चौथा आता है, इसमें पूछा गया है कि भूमि की जैविक और आर्थिक उत्पादकता की हानि को डैश कहा जाता है। ठीक है, भूमि की जो जैविक रूप से और जो आर्थिक रूप से उत्पादकता में हानि आ रही है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, भूमि की जैविक और आर्थिक उत्पादकता की हानि को मरुस्थलीकरण, ठीक है, कहा जाता है। मरुस्थलीकरण कहा जाता है। अब क्या हो रहा है, मरुस्थल क्या होता है कि भाई जहाँ पे सूखा पड़ रहा है, अब मिट्टी जो है वो सूखती जा रही है, और इन फ्यूचर वो क्या होगा, मिट्टी जो उत्पादन करने योग्य भी नहीं रहेगी, कोई सब्जी कोई पेड़ उगाने लायक नहीं रहेगी। ठीक है, वो मरुस्थलीकरण में चेंज हो जाएगी, मतलब डिजर्ट में चेंज हो जाएगी, मरुस्थल में चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण कहते हैं। चौथे में आपसे पांचवें में आपसे पूछा गया, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आपसे इजीली कभी भी पूछ सकते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ये अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखिए। कोई दो प्रयास, मतलब किन्हीं दो पर आपको क्या करना है, प्रयास करना है। यहाँ पे आपको 3 टॉपिक दिए गए हैं, और ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, सतत विकास के बारे में आपसे पूछ सकता है, और सतत विकास के लक्ष्यों के बारे में आपसे पूछ सकता है। फिर यहाँ पे पूछा गया है मीना-माटा बीमारी के बारे में, और फिर रामसर समझौते के बारे में। ठीक है, ये 3 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें से आपको 2 टॉपिक को क्या करना है, कवर करना है अपने आंसर में। और प्रत्येक टॉपिक आपका 5 नंबर का है, तो आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा, मतलब अच्छे से जो पॉइंट बनते हैं वो एक्सप्लेन करना। अब जैसे हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आंसर्स में आ जाते हैं। सतत विकास लक्ष्य का क्या मतलब है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको SDG भी कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में पेश किए गए 17 वैश्विक लक्ष्यों का समूह है। ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो क्या है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2015 में पेश किए गए 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक समूह है, मतलब एक ग्रुप है, जिसमें कुछ लक्ष्य बताए गए हैं। इसका उद्देश्य 2030 तक दुनिया में
गरीबी खत्म करना, पर्यावरण की रक्षा करना और समानता सुनिश्चित करना है। ये एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए एक 17 गोल्स की किताब लाई गई जिसमें लिखा हुआ था कि हमें 2030 तक इन गोल्स को प्राप्त करना है। गोल्स क्या है? गरीबी को खत्म करना, पर्यावरण की रक्षा करना और जो समानता है लोगों के बीच में उसको सुनिश्चित करना। ठीक है? इसमें और चीज़ें आती हैं, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ पानी, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया गया था। ठीक है? इसमें किस पे? शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और साफ पानी पर और स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों के ऊपर ध्यान दिया गया था इन 17 गोल्स के अंदर। ठीक है? किसी को पीछे ना छोड़ें का सिद्धांत इसके केंद्र में है। ठीक है? इसका एक सिद्धांत भी है कि किसी को पीछे ना छोड़ें। ठीक है? ये सिद्धांत इसके बिल्कुल सेंटर में है। लोग इस सिद्धांत को मानकर काम कर रहे हैं। ठीक है? यह लक्ष्य सरकारों, संगठनों और नागरिकों को एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य के लिए प्रेरित करता है। ये जो लक्ष्य लाया गया, ये लाया गया ताकि सरकारें, संगठन और जो नागरिक हैं एक देश के, ठीक है? उनको बेहतर और टिकाऊ जो फ्यूचर है वो मिल सके। ठीक है? मतलब एक अच्छा फ्यूचर और एक परमानेंट फ्यूचर जो कि डगमगाए ना। ठीक है? ऐसे फ्यूचर को देने के लिए काम किया जा रहा है। किसके अंतर्गत? सतत विकास लक्ष्य मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत। ये जो है इसकी फुल फॉर्म भी आगे आपसे पूछी जा सकती है, तो एसडीजी की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है? दूसरे की बात करते हैं मीनामाटा बीमारी के बारे में। मीनामाटा बीमारी एक गंभीर बीमारी है जो पारो मतलब पारे जो मर्क्यूरी होती है, आपने पारा देखा होगा, थर्मामीटर के अंदर एक पारा होता है जो थर्मामीटर मुंह में लगाया करते थे ना, पुराने थर्मामीटर, उसमें एक पारा होता है। ठीक है? तो पारे के जहरीले प्रभाव से होती है। यह बीमारी पहली बीमारी जो थी ये पहली बार जापान में मिनामाटा शहर में 1956 में देखी गई। ये जो बीमारी है पहली बार मिनामाटा शहर जो कि जापान में स्थित है 1956 में इस शहर में ये देखी गई। जब औद्योगिक कचरे में मौजूद पारा समुद्री जीवन के जरिए मानव शरीर में पहुंचा। अब क्या हुआ कि भाई कंपनियों का जो कचरा निकलता है, ठीक है, उस कचरे में कहीं ना कहीं पारा था। ठीक है? और वो पारा बड़ी मात्रा में समुद्र में मिल गया। अब समुद्र में मिल गया तो समुद्र के द्वारा क्या होता है भाई, हम लोग मछलियां निकालते हैं। तो मछलियों में कहीं ना कहीं उस पारे का फर्क पड़ा। हमने वो मछली निकाली, हमने खाई और वो मछली की बीमारी अब हमारे शरीर में है। तो ये क्या है? ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 1956 में इस प्रकार से हुआ था कि उद्योगों मतलब बड़ी-बड़ी कंपनियों का गंदा कचरा पानी में फेंका गया। ठीक है? पारा समुद्र में चला गया और समुद्र में मछलियों ने उसे निगला। ठीक है? और वही पानी अगर किसी ने डायरेक्टली यूज़ करा हो अपने पीने के लिए शरीर के अंदर, तो उसको वहाँ पे क्या हुआ, बीमारी उसके शरीर में चली गई। इसके कारण मांसपेशियों में कमजोरी, सुनने और देखने की क्षमता में कमी, यहाँ तक कि मानसिक विकलांगता हो सकती है। ठीक है? इस बीमारी के कुछ पॉइंट भी बताए गए कि भई मीना-माटा जो बीमारी है उसका क्या होता है कि भई आपको जब अगर एक प्रकार से जिसको भी होती है उसके शरीर में एक तो कमज़ोरी आने लगती है, उसके जो मसल्स है वो कमज़ोर होने लगेंगे। ठीक है? सुनने और देखने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है और एक पॉइंट पे आके वो क्षमता भी चली जाती है। ठीक है? मतलब आप देख भी नहीं पाएँगे, सुन भी नहीं पाएँगे और साथ के साथ यहाँ तक कि क्या होगा, मानसिक विकलांगता मतलब आप मेंटली जो है वो विकलांग हो सकते हैं। ठीक है? इस बीमारी के बारे में ये पॉइंट है। यह घटना हमें सिखाती है कि पर्यावरण प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है। ठीक है? हमें पर्यावरण प्रदूषण से हम कैसे बच सकते हैं, ये हमें घटना बताती है कि भई ऐसी बीमारी भी फैल सकती है। औद्योगिक कचरे का सही प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण इसके समाधान के लिए महत्वपूर्ण है। भई इसमें एक पॉइंट बताया गया सिंपल सा कि हमें इन फ्यूचर इस प्रकार की बीमारी ना हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका जो गंदा कचरा निकल रहा है, उस कचरे का प्रबंधन और उस कचरे को प्रबंधन करते समय जो प्रदूषण होगा, उन दोनों चीज़ों को हमें नियंत्रण करना होगा और ये समाधान करना एक ज़रूरी चीज़ है। ठीक है? मीना-माटा बीमारी हो गई। अब बात करते हैं रामसर समझौते के बारे में। ठीक है? रामसर समझौते के बारे में एक बार देख लें। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। रामसर समझौता क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि 2 देशों या 2 से ज़्यादा देशों के बीच में संधि की गई। ठीक है? जो 1971 में ईरान के रामसर शहर में आर्द्रभूमि, ठीक है, वेटलैंड्स के संरक्षण और उनके सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है? रामसर समझौता क्या है? एक संधि है जो कि 1971 में ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमियों, ऐसी भूमि जो कि वेट है,
मतलब हल्की हल्की गीली है, ठीक है। वेटलैंड्स के संरक्षण मतलब उस भूमि को बचाने के लिए और उस भूमि का सही प्रकार से प्रयोग करने के लिए, ठीक है, ये सुनिश्चित करने के लिए ये समझौता किया गया था। आर्द्र भूमियाँ पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे जैव विविधता को बनाए रखने, जल संसाधन बचाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करती है। जो आर्द्र भूमि है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पर्यावरण के लिए, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि वो भूमि जैव विविधता मतलब जीवों में जो विविधता होती है ना कि एक एक ही स्पीशीज़ में काफ़ी सारे जीव हैं, ठीक है? तो जो जैव विविधता है उसको बनाए रखने के लिए, जल संसाधन को बचाने के लिए, जलवायु परिवर्तन को निपटने के लिए ज़रूरी है को आर्द्र भूमि, ठीक है? और ये भूमि के ऊपर संरक्षण जो समझौता था वो किया गया था जिसका नाम था रामसर समझौता, ठीक है? भारत में 75 से अधिक रामसर स्थल हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारे प्रयास को देखते हैं, ठीक है? देखिए भारत में 75 से ज़्यादा ऐसे स्थल हैं, ठीक है? जिनको रामसर स्थल कहा जाता है, जो कि क्या कर रहे हैं भाई पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारे प्रयासों को देखते हैं। भई ऐसे स्थल हैं जिनको बचाने के लिए हम लोग, आप लोग या जो एनवायरमेंटल के जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है? ईवीएस से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग उसको बचाने के लिए काम कर रहे हैं, जिनको पता है कि उनकी क्या मान्यता है, वो कितने ज़रूरी हैं, ठीक है? तो वो जो स्थल हैं, वो ज़रूरी है। भारत में 75 से ज़्यादा ऐसे स्थल हैं, जिनको बचा के रखना चाहिए, ताकि भारत में जो एनवायरनमेंट है, ठीक है? वो सही प्रकार से चलता रहे। ठीक है? तो ये रामसर समझौते के बारे में था। आई होप आपको जितना भी अच्छा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या दे दिया गया? अंतर स्पष्ट करके करने के लिए दे दिया गया था। ठीक है? ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 3। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 की बात करी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट थे, फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स वो हमने कवर करा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है? जिसमें आपको संक्षिप्त नोट लिखना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं जिसमें आपको क्या बताना है? अंतर स्पष्ट करना है मतलब डिफरेंस बताने हैं 2 जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनके बीच में। पहला आता है यूट्रिफिकेशन और भूमि मरुस्थलीकरण, दूसरा पूछा गया है प्राथमिक उत्तराधिकार और द्वितीयक उत्तराधिकार और तीसरा पूछा गया है वायुमंडल और स्थलमंडल के बारे में। तो चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। पहला आता है यूट्रिफिकेशन और फिर मरुस्थलीकरण। भाई प्रभावित क्षेत्र, ये यूट्रिफिकेशन किस जगह को प्रभावित करता है? जलीय पारिस्थितिक तंत्र जैसे झील, तालाब और नदी को प्रभावित करता है। और मरुस्थलीकरण किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है मतलब कि भूमि। भूमि को प्रभावित करता है मरुस्थलीकरण और यूट्रिफिकेशन जो है वो जल पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है जिसमें झील आ गई, तालाब आ गया और नदियाँ आ गई। ठीक है? मुख्य कारण क्या है? यूट्रिफिकेशन का मुख्य कारण क्या है? पानी में पोषक तत्व, विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की अत्यधिक वृद्धि अक्सर कृषि अपवाह या सीवेज के कारण। ठीक है? अब क्या है कि भाई यूट्रिफिकेशन का कारण क्या है कि भाई पानी में जो पोषक तत्व हैं, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस उनकी ज़्यादा वृद्धि हो जाना, मतलब पानी में नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाना, फास्फोरस ज़्यादा हो जाना, जिसके कारण क्या हो रहा है कि यूट्रिफिकेशन हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई हम लोग या तो कृषि का अपवाह कर रहे हैं, कृषि जो कर रहे हैं, ठीक है? उसमें हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर रहे हैं काफ़ी हद तक, ठीक है? तो उसके कारण कहीं न कहीं वो जल से मिलकर खराब हो रहा है और सीवेज के कारण गंदा पानी हम डायरेक्ट पानी में छोड़ रहे हैं, ठीक है? मतलब हमारा जो सीवेज है, ठीक है? हमारा अपशिष्ट है, सीवेज का पानी है, वो हम डायरेक्ट नदी में छोड़ रहे हैं, जिसके कारण नदी में क्या हो रहा है? यूट्रिफिकेशन हो रहा है, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस पानी में बढ़ जा रहा है। अब बात करें मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण क्या है? शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में मानवीय गतिविधि, ठीक है? मतलब सूखा और ऐसे क्षेत्र जो कि अभी सूखना चालू हुए हैं, उन क्षेत्रों में हमारे द्वारा की गई गतिविधियाँ जैसे अत्यधिक चराई वाले वनों की कटाई, उचित कृषि सॉरी अनुचित कृषि, ठीक है? अत्यधिक चराई या मतलब हमारे द्वारा किए गए काम, जैसे कि भाई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे सूखा पड़ चुका है या फिर सूखा पड़ रहा है, उन क्षेत्रों में हम क्या करते हैं, हम अपनी भेड़ जो बकरियाँ हो गई, भेड़ें हो गई, उनको ले जाके चराते हैं। अब कभी-कभार क्या होता है कि भेड़ें ना कुछ ज़्यादा ही घास खा लेती हैं, घास खाने के बाद ज़मीन से घास साफ हो जाती है, ठीक है? वहाँ पे हम वनों को काट दे रहे हैं, अनुचित कृषि कर रहे हैं। इन कारणों के कारण क्या हो रहा है, वो ज़मीन और ज़्यादा सूख रही है, ठीक है? और ज़्यादा सूखने के कारण वहाँ पे एक क्या कहते हैं मरुस्थल बन रहा है, मतलब ए, जो रेगिस्तान जैसा क्षेत्र है वो बनना शुरू हो चुका है, ठीक है? तो मुख्य कारण क्या है मरुस्थलीकरण का कि भाई हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चराई कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं और अनुचित कृषि कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण भूमि की उत्पादकता में कमी। अब
साथ के साथ क्या हो रहा है भाई, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो भूमि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पा रही। किसी पर्टिकुलर चीज़ का जो प्रोडक्शन है भूमि, ठीक है, वो नहीं कर पा रही। भाई ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ें नहीं उगा पा रही है, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो गर्मी पड़ रही है इतनी ज़्यादा जो जलवायु परिवर्तन के कारण, और साथ के साथ हम लोग लैंड पे, मतलब जो ज़मीन है उस पे से पेड़ों को काट के हटा दे रहे हैं, ठीक है? तो ये पॉइंट हो गया। फिर मुख्य प्रभाव मतलब यूट्रिफिकेशन का मुख्य प्रभाव किस चीज़ पर पड़ता है? तो शैवाल का अत्यधिक विकास, एगल ब्लूम, पानी में ऑक्सीजन की कमी, जलीय जीवन, मछली आदि की मृत्यु। अब देखिए, शैवाल आपने जो देखा होगा ना, पानी के ऊपर जो एगल हो जाती है, एक प्रकार से हम कहते हैं काई, ठीक है? हिंदी में हम उसे काई कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो यूट्रिफिकेशन के कारण क्या होता है, पानी के ऊपर काई जम जाती है, ठीक है? जिसके कारण क्या होता है, पानी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जलीय जीवन जो मछलियाँ हैं, ठीक है? जो कछुए हैं, इस प्रकार के जो भी पानी में रहने वाले जीव हैं, उनकी मृत्यु हो रही है क्योंकि पानी में ऑक्सीजन कम हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो काई है, शैवाल है, वो पनप रहा है पानी के ऊपर, ठीक है? तो ये कारण है। अब मुख्य प्रभाव, मरुस्थलीकरण का मुख्य प्रभाव क्या पड़ रहा है कि मिट्टी की उर्वरता में कमी हो रही है, वनस्पति का नुकसान हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, रेत के टीले बनने वाले हैं, ठीक है? और जैव विविधता को नुकसान हो रहा है। मरुस्थलीकरण के कारण क्या हो रहा है, मिट्टी की उर्वरता में कमी। भाई जो मिट्टी की ताकत होती है किसी चीज को उर्वरक करने की, मतलब किसी चीज को उगाने की, वो कम हो रही है, ठीक है? वनस्पति का नुकसान, हम लोग पेड़ काट दे रहे हैं तो वनस्पतियाँ खत्म हो रही हैं, ठीक है? मिट्टी का कटाव, भाई मिट्टी, अब देखिए इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, सिंपल सी बात है, पेड़ रहते हैं अगर जमीन पे, ठीक है, तो पेड़ें मिट्टी को रोक के रखते हैं, परंतु अगर हम पेड़ों को काट देंगे तो जब भी कभी अगर फ्लड आती है, जैसे बाढ़ आती है क्षेत्र में, ठीक है, तो बाढ़ क्या करेगी, उस मिट्टी को ले जाएगी अपने साथ। बट अगर वहां पे पेड़ होते हैं तो वो मिट्टी को रोक के रखते हैं अपने जड़ों से, ठीक है? तो मिट्टी का कटाव हो रहा है। अब मिट्टी का कटाव हो रहा है तो रेत के टीले बन रहे हैं, मिट्टी सूख रही है, रेत बन रहा है, मट्टी मट्टी के टीले बन रहे हैं, ठीक है? रेत के टीले बन रहे हैं और जैव विविधता को नुकसान हो रहा है। भाई जीवों की जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, उसमें कमी आ रही है, नुकसान हो रहा है, ठीक है? यूट्रिफिकेशन के परिणाम क्या है? जलीय पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा हो रहा है, और मरुस्थलीकरण का क्या परिणाम है? शुष्क और बंजर भूमि का विस्तार हो रहा है, ठीक है? सूखा और जो बंजर भूमि है उसका विस्तार हो रहा है मरुस्थलीकरण के कारण, और यूट्रिफिकेशन के कारण क्या हो रहा है? पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन, ठीक है? अब इतना समझ लीजिए, सिंपल सी बात है, यूट्रिफिकेशन पानी के अंदर होने वाली गतिविधियां हैं, ठीक है? और जो मरुस्थलीकरण है वो जमीन पे होने वाली गतिविधियां हैं। और सिंपल सी बात है कि एक अच्छे पानी में किन चीजों से कमी आ सकती है, ठीक है? किन चीजों से मतलब जो पानी, एक प्रकार से कह सकते हैं कि जल से जुड़ी हुई जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है उसमें कमी आ सकती है, वो कारण आपको यहाँ बता देने। और मरुस्थलीकरण में आपको ये बता देना है कि भाई हम लोग भूमि को किस प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, तो ये आपको चीजें बता देनी है, ठीक है? खा में देखें तो यहाँ पे पूछा गया प्राथमिक उत्तराधिकार और द्वितीयक उत्तराधिकार, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में आपको बात करनी है। प्राथमिक उत्तराधिकार और द्वितीय उत्तराधिकार के बारे में देखें तो पहला आता है शुरुआत, ऐसी जगह जहां पहले कोई जीवन नहीं था, जैसे नंगी चट्टाने, लावा प्रवाह या रेत का टीला, ठीक है? प्राथमिक उत्तराधिकार क्या होते हैं भाई? ऐसी जगहें जहाँ पे पहले कभी भी जीवन नहीं था, ठीक है? जैसे कि भाई ऐसी बड़ी-बड़ी नंगी चट्टानें हो गई, ठीक है? लावा का प्रवाह, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे लावा निकलता रहता है, और या फिर रेत के टीले, वहाँ पे कभी कोई नहीं रहा, ठीक है? वहाँ पे पहले कभी जीवन नहीं था। अब द्वितीयक उत्तराधिकारी में बात करें, तो जो शुरुआत है वो ऐसी जगहों पर है, ऐसी जगह जहाँ पर जीवन पहले था लेकिन किसी आपदा जैसे आग, बाढ़ आना या फिर वनों की कटाई से नष्ट हो गया, लेकिन मिट्टी मौजूद है। अब देखिए, प्राथमिक उत्तराधिकार में क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पे कभी भी कोई व्यक्ति नहीं रहा, और सेकेंडरी जो द्वितीयक उत्तराधिकार है उसमें ऐसी जगह जहाँ पे लोग रहा करते थे, परंतु किसी कारणवश, प्राकृतिक आपदा के कारण वो लोग वो जगह छोड़ के चले गए। आपदा हो सकती है आग लगना, बाढ़ आना, ठीक है? और पानी जो वनों की कटाई है उसके कारण लोगों ने क्या करा, वो जगह छोड़ दी, परंतु वहां पे आज भी मिट्टी उपलब्ध है, ठीक है? अब प्राथमिक उत्तराधिकार में मिट्टी की बात करें तो मिट्टी अनुपस्थिति या बहुत कम होती है, मिट्टी की अनुपस्थिति बहुत कम होती है। प्राथमिक उत्तराधिकारी क्षेत्र में क्या होता है, मिट्टी की अनुपस्थिति बहुत कम होती है, मतलब मिट्टी नहीं मिलेगी। परंतु द्वितीयक उत्तराधिकार में आपको क्या मिलेगी, मिट्टी को देखने को मिलेगा, मतलब मिट्टी मौजूद है। प्राथमिक उत्तराधिकार की प्रक्रिया की बात करते हैं तो धीमी प्रक्रिया है, क्योंकि पहले मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है? प्राथमिक उत्तराधिकार में क्या है, जो प्रक्रिया है वो एक धीमी प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, पहले मिट्टी का निर्माण होगा। अब जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया, चट्टाने या फिर लावा का प्रवाह या फिर रेत का टीले, ठीक है? ऐसी जगहों पे क्या होगा, सबसे पहले तो मिट्टी आके रुकना चालू होगी,
ठीक है, अब मिट्टी रुकेगी रुकेगी, रुकते रुकते मिट्टी का एक एक होता है ना कि भाई मिट्टी एक लेवल पे आएगी जहाँ पे फिर कुछ समय बाद अपने आप पौधे उगने चालू होंगे। तो प्राथमिक उत्तराधिकार में क्या क्षेत्र है? ऐसा क्षेत्र जहाँ पे मिट्टी की कमी है, बट वहाँ पे जब ये प्रक्रिया चालू होगी तो मिट्टी का निर्माण होगा सबसे पहले। और द्वितीयक में क्या होता है? अपेक्षाकृत तेज होती है क्योंकि मिट्टी पहले से मौजूद है। इस प्रक्रिया में क्या है कि भाई पहले से ही मिट्टी मौजूद है, तो जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाएगी। तेज हो जाएगी का मतलब कि वहाँ पे कुछ चीज़ें उगाई जा सकती हैं जल्दी से जल्द। ठीक है? उदाहरण के लिए ज्वालामुखी विस्फोट के बाद लावा पर जीवन का विकास और जंगल में आग लगने के बाद वनस्पति का पुनर्विकास। ठीक है? प्राथमिक उत्तराधिकार में ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद जो लावा निकलता है, जमीन पे आया, ठीक है? अब उस जमीन पर आपको कुछ उगाना है, तो उसके लिए जो प्रोसेस पूरा होगा, मिट्टी लगेगी, मिट्टी को उत्पादक बनाना पड़ेगा कुछ समय के लिए, ठीक है? उसके बाद हम लोग उस पे क्या करेंगे? कुछ उगा पाएँगे। तो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो लावा है, उस पे जीवन का विकास करना। और द्वितीयक उत्तराधिकार में क्या होगा? जंगल में आग लग गई, उस परंतु आग लगने के बाद जब आग बुझी, तो वहाँ पे मिट्टी तो उपलब्ध है ना, हमने उस मिट्टी पे केवल वनस्पति का पुनर्विकास करना है। तो ये चीज़ें हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट। आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से देखिए ताकि आपको एक-एक पॉइंट के बारे में समझ आ जाए कि प्राथमिक उत्तराधिकार में शुरुआत मिट्टी, फिर प्रक्रिया और उदाहरण के बारे में, और द्वितीयक में भी सेम टॉपिक्स के बारे में। ठीक है? हमारा अगला टॉपिक आता है गा, जिसमें वायुमंडल और स्थलमंडल के बारे में जो अंतर है वो पूछा गया है, अंतर स्पष्ट करने के लिए। तो ये दोनों क्या है? पृथ्वी के दो प्रमुख घटक है। वायुमंडल और स्थलमंडल पृथ्वी के दो प्रमुख घटक हैं। परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा में जो वायुमंडल है वो है पृथ्वी के चारों ओर जो गैस की परत है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। और स्थलमंडल की परिभाषा में आप लिखेंगे पृथ्वी की ठोस बाहरी परत जिसमें काष्ठ, काष्ठ और ऊपरी पेटल शामिल है। ठीक है, पृथ्वी की ठोस बाहरी परत जिसमें क्या है? काष्ठ और ऊपरी जो मेटल शामिल है उसे हम स्थलमंडल कहते हैं। अब बात करें संगठन की, तो मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस मिली हुई हैं। मतलब इन जो स्थलमंडल है उसमें ये सारी की सारी चीजें मिश्रित हैं। ठीक है, मुख्य रूप से नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों की मात्रा है जो कि वायुमंडल में मिला हुआ है। अब बात करें स्थलमंडल में, तो स्थलमंडल का संगठन में क्या आएगा? चट्टाने, मिट्टी, खनिज और अन्य ठोस पदार्थ सब के सब किसमें संगठित है? स्थलमंडल के अंतर्गत संगठित है। मतलब कि संगठन का मतलब ये है, या संगठित का हम कहें कि वायुमंडल में क्या मिक्स है और स्थलमंडल में क्या अवेलेबल है, मिक्स है, ये सारी चीजें। ठीक है, कार्यों की बात करते हैं तो जीवन के लिए आवश्यक गैसें प्रदान करता है, सूर्य की हानिकारक जो किरणें हैं उनसे हमें बचाता है, जलवायु को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? वायुमंडल। वायुमंडल हमें भाई जो आवश्यक गैस है वो हमें प्रदान करता है, जैसे भाई ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, तो ये सारी चीजें कि हमें प्रदान करता है। सूर्य की जो हानिकारक किरणें आती हैं जिन्हें हम अल्ट्रा यूवी रेज भी कहते हैं, ठीक है, जो कि सूरज से डायरेक्ट आती हैं। ठीक है, वायुमंडल उन जो किरणें हैं उन्हें रोकता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर से पहले ही, मतलब पृथ्वी में आने से पहले ही उन्हें रोक लेता है। ठीक है, और उसके बाद वो किरणें छनकर हमारे पास आती हैं जो कि हमें उतनी हानि नहीं पहुंचाती जितनी अगर वो डायरेक्ट आए अल्ट्रा यूवीज रेस तो वो पहुंचाती हैं। ठीक है, तो हानिकारक जो किरणें हैं उनसे हमें बचाता है और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करता है। वहीं अगर हम बात करें स्थलमंडल की, तो जीवन के लिए आधार प्रदान करता है। भाई स्थलमंडल क्या है? जीवन के लिए आधार प्रदान करता है। हम लोग स्थलमंडल पर ही जीवन जीते हैं, हम लोग स्थलमंडल पर ही उपलब्ध हैं। ठीक है, तो आधार प्रदान करता है बेस, फिर खनिजों और अन्य संसाधनों का स्रोत है। स्थलमंडल पर ये सारे संसाधन मिलते हैं। भाई कोई खनिज हो गया, ठीक है, हमें पेड़ पौधे, ये सारी चीजें स्थलमंडल पर ही अवेलेबल है। और भूविज्ञान प्रक्रियाओं का क्षेत्र है, मतलब भूमि से रिलेटेड जो भी प्रक्रियाएं होंगी, प्रोसेस होगा भूमि से रिलेटेड, मतलब जमीन से रिलेटेड जो प्रक्रियाएं होंगी वो सारी की सारी स्थल मंडल पर ही होंगी। उदाहरण के लिए बात करें शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल। ठीक है, ये सब आता है। स्थल मंडल के अगर हम उदाहरणों की बात करें तो महाद्वीपीय कास्ट और महासागरीय कास्ट मेंटल का ऊपरी भाग। ठीक है, ये सारा इसके मतलब भाग हैं किसके? स्थल मंडल के। और शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल ये सब है वायुमंडल के हिस्से, या फिर हम कहें उदाहरण। ठीक है, तो ये हो जाता है। ये हमने 3 टॉपिक्स जो है बात करी उदाहरणों की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। इसमें हम देखें, ये 10 नंबर का है आपका। इसमें पूछा गया, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब इसका जो आंसर लिखना है आपको डिटेल वर्जन में लिखना है, ऐसा शॉर्ट फॉर्म में आपको आंसर नहीं बनाना। ठीक है, पारिस्थितिक
तंत्र सेवाएं क्या है, इतना पहले आप ये बताएंगे पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं क्या है, फिर आपको बताना है प्रासंगिक उदाहरणों का हवाला देते हुए 4 विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं की क्या करनी है, व्याख्या करनी है। आंसर किस प्रकार से लिखना है, उन चीजों के बारे में बात कर लेते तो पारिस्थितिक तंत्र की सेवाएं और उनके प्रकार। तो सबसे पहले आप परिचय दे देंगे। पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं क्या है, इकोसिस्टम सर्विसेज वे लाभ या सेवाएं हैं जो प्रकृति हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रदान करती है। ठीक है, मतलब ऐसी सेवाएं या फिर लाभ जो कि प्रकृति हमें देती है हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कहलाती हैं, पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये सेवाएं मानव जीवन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। ठीक है, मतलब ये जो सेवाएं हैं ये हमें डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली दोनों प्रकार से प्रभावित करती हैं। हो सकता है कि वो सेवाएं हमें डायरेक्ट भी प्रभावित करती हों और इनडायरेक्ट भी प्रभावित करती हो, हम आगे देखेंगे। ठीक है, और हमारे अस्तित्व को अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, हमारे अस्तित्व के लिए ये जो सेवाएं हैं ये अत्यंत आवश्यक है। अगर इन सेवाओं को हटा दिया जाए या रोक दिया जाए तो शायद हम लोगों को जो जीवन है वो मिलना मुश्किल हो जाए। ठीक है, हमारा जीवन कठिन हो जाए। पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं प्रकृति और मानव समाज के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं के मुख्यतः 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला आता है आपूर्ति सेवाएं, विनियामक सेवाएं, सांस्कृतिक सेवाएं और समर्थन सेवाएं। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। पहले आपूर्ति सेवा की बात करते हैं तो प्रोविजनिंग सर्विसेज, ये सेवाएं हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से भौतिक सामग्री प्रदान करती हैं जिनके कारण हमारा दैनिक जीवन क्या होता है, आसान होता है। अब देखिए, ये जो आपूर्ति सेवाएं हैं इसके अंतर्गत क्या आता है, प्रकृति से मिलने वाली चीजें जो कि हम डायरेक्टली प्रकृति से लेते हैं। कौन कौन सी चीजें, जैसे भाई भोजन हो गया, हम लोग फसल सीधा का सीधा प्रकृति से लेते हैं। फल हो गए, सब्जियां हो गई, ठीक है, मांस हो गया, मछली हो गई, ये हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, प्रकृति से ले लेते हैं। भाई मांस मछली और मांस का तो हम नहीं, क्या थोड़ा कम वो है, परंतु ये जो 3 चीजें हैं, फसल सब्जी और फल, ये चीजें डायरेक्टली हम लोग प्रकृति से लेते हैं। सिंपल सी बात है, आपने फसल उगाई, हमने उसे काटा, हमने फसल ले ली, फसल उगी पृथ्वी पर, ठीक है, मतलब जमीन पे उगी, जमीन से हमने वो फसल ली तो हमने डायरेक्टली उसे प्रकृति से लिया। वहीं पीने पानी की बात करें तो पीने योग्य ताजा पानी, ठीक है भैया, पीने योग्य जो ताजा पानी है वो डायरेक्टली हम प्रकृति से ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो प्रकृति के बाद किसी और चीज पे आ रहा है उसके बाद हम ले रहे हैं, नहीं, पीने योग्य जो पानी है उपलब्ध है अच्छी क्वालिटी में, ठीक है, क्वालिटी में, वो हम डायरेक्टली प्रकृति से ले रहे हैं पीने योग्य। ठीक है, उसके बाद लकड़ी और ईंधन, जंगलों से लकड़ी और ईंधन तो हम डायरेक्टली ले रहे हैं, जो तेल निकल रहा है जमीन में से वो जमीन डायरेक्टली प्रकृति से निकल रहा है, हम लोग उसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, वहीं लकड़ियां भी हो गई और औषधि जो दवाइयां हो गई, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, ये सारी की सारी हम डायरेक्टली प्रकृति से ले रहे हैं। कैसे, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष का मतलब है डायरेक्ट। ठीक है, भौतिक सामग्री हमें प्रदान करती है जो कि हमारे जीवन जो है उसको आसान करती है, हमारे दैनिक जीवन में हमारी हेल्प करती है। इसका महत्व क्या है, यह सेवाएं हमारे जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकता को पूरा करती है। उदाहरण के लिए धान और गेहूं जैसी फसलें मानव खाद्य श्रृंखला का आधार है। ठीक है, उदाहरण के लिए भाई धान हो गया या फिर गेहूं हो गई, ये जो फसल है ये हमारे जीवन के लिए खाद्य जो हम खाते हैं, खाद्य श्रृंखला का आधार है, बेस है। हर प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं गेहूं धान का बना हुआ कोई पदार्थ खाता है या गेहूं धान को खाता है। ठीक है, तो ये है हमारा अगला टॉपिक है विनियामक सेवाएं, रेगुलेटिंग सर्विसेज। विनियामक सेवाएं पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में हमारी क्या करती हैं, मदद करती हैं। ये सेवाएं पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता को सुनिश्चित करती हैं और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करती हैं। ठीक है, ये कौन सी सेवाएं जो कि पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में एक तो हमारी हेल्प करती हैं, साथ के साथ ये क्या करेंगे, ये सेवाएं पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता, मतलब एक प्रकार से होता है ना कि पारिस्थितिक तंत्र में किसी प्रकार की डगमगाहट ना आए तो उसको स्थिर रखने का काम को सुनिश्चित करती हैं और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए हमारी हेल्प करती है। उदाहरण के लिए बात करें तो जलवायु विनियमन, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, जलवायु विनियमन जो होता है वो क्या करती है, वो करेगी एक प्रकार से पेड़ पौधे की जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, खींच लेते हैं। जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, अवशोषित करते हैं। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग को क्या करते हैं, नियंत्रित करने में हेल्प करते हैं। वहीं जल शोधन की बात करें तो गीली भूमि और दलदली क्षेत्र पानी को साफ करते हैं। ठीक है,
विनमन के जो पॉइंट्स हैं ये क्या है, पहला आता है जलवायु विनमन। इसका क्या मतलब है कि भाई पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े, और जो जल शोधन है मतलब गीली मिट्टी या फिर दलदली मिट्टी पानी को साफ करते हैं, ठीक है, साफ करने में हेल्प करते हैं। फिर आता है परागण, ठीक है, मधुमक्खियां और अन्य प्रकर्ताएं परागण करता है, पौधों के परागण में मदद करते हैं, ठीक है, पौधों के परागण, पौधों को फलने फूलने में जो हेल्प होती है उसमें काम करते हैं, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट आता है मिट्टी का संरक्षण, जंगली मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। महत्व की बात करें तो विनियामक सेवाएं प्राकृतिक आपदाओं से बचाव करती है। उदाहरण के लिए जंगल जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करता है और बाढ़ से सुरक्षित करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या करता है, जंगल जो है वो जलवायु परिवर्तन को कम करता है कि जलवायु परिवर्तन परिवर्तन में गति ना पकड़े, वो धीमे रहे, ठीक है, प्रभावों को कम करता है, और साथ के साथ बाढ़ जो आती है उसको रोकता है या उसको कम करता है ताकि सुरक्षा प्रदान हो सके, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, पानी को एक प्रकार से स्पीड उसकी कम कर देते हैं, ठीक है, और पेड़ मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, तो जो बाढ़ का पानी होता है वो मिट्टी को अपने साथ ले जा नहीं पाता, जिससे कि जो घातक चीजें होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है सांस्कृतिक सेवाएं मतलब कल्चरल सेवाएं सर्विसेज। सांस्कृतिक सेवाएं हमें मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करती हैं। ये सेवाएं हमारी परंपराओं, संस्कृतियों और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं, ठीक है। सांस्कृतिक सेवाएं क्या करती हैं, हमें मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से शांति प्रदान करती हैं। यही सेवाएं हमें क्या करेंगी, पारंपरिक और सांस्कृतिक मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, ताकि हमारा जो स्वास्थ्य है मानसिक रूप से, जो हमारी मेंटेलिटी है वो अच्छी रहे, ठीक है। इसमें क्या करें, उदाहरण के तौर पे पर्यटन के लिए हिल स्टेशन हो गए, झील, जंगल और समुद्र। देखिए नॉर्मल सी बात है, आप लोग जब स्ट्रेस में होते हैं तो आप लोगों को ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पे शांति हो, ठीक है, आप लोग वहां पे जाएं, शांति से जीवन जिए, मतलब शहर की भागा दौड़ी से हटकर आप लोग एक शांत प्लेस पर जाना पसंद करते हैं। इसी के लिए हिल स्टेशन है, झीलें हैं, जंगल है, और ठीक है समुद्री तट है, जहाँ पे लोग जाते हैं अपना वेकेशंस पे अपना चाहे, ठीक है, क्योंकि उनको एक प्रकार से जो डेली बेसिस पे उनके साथ स्ट्रेस है उस चीज को कम करने के लिए वो लोग उस जगह पे जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। वहीं धार्मिक स्थल भी आते हैं जैसे कि गंगा नदी, हिमालय जैसे स्थानों का आध्यात्मिक महत्व। अब लोग क्या करते हैं, आध्यात्मिक रूप से जुड़ने के लिए गंगा नदी पे जाते हैं स्नान करने के लिए, हिमालय पे जाते हैं, ठीक है, लोग हिमालय पे जाते हैं, ठीक है, आध्यात्मिक रूप से जाते हैं क्योंकि उन्हें एक प्रकार से स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना होता है, ठीक है, तो ये उनका महत्व है। फिर मनोरंजन के लिए भाई नेशनल पार्क्स हैं और अभ्यारण्य हैं। भाई नेशनल पार्क्स बने हुए हैं जहाँ पे जीव जंतु बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग प्रकार के स्पीशीज अवेलेबल हैं, जिनको रखा गया है ताकि लोग अपना मनोरंजन करने के लिए, उन्हें देखने के लिए वहां जाएं, और वो जीव वहां पर सेफ हैं क्योंकि वो नेशनल पार्क है, उनको एक प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचाई जाती, ठीक है, उनको वहां पे सुरक्षित रखा जाता है। और फिर शिक्षा और अनुसंधान की बात करें तो प्राकृतिक स्थलों पर अनुसंधान और अध्ययन भी होता है। भाई प्रकृति से रिलेटेड जो ऐसी जगह हैं जहाँ पे क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, चीजों को समझते हैं, उसके लिए भी जगह अवेलेबल है। तो सांस्कृतिक सेवाओं के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं कि भाई हिल स्टेशन हो गया अपने मन की शांति के लिए, हिमालय का गंगा नदी हो गई, भाई हम आध्यात्मिक रूप से जुड़ने के लिए आते हैं, अपना मनोरंजन करने के लिए हम नेशनल पार्क जाते हैं, और अनुसंधान के लिए क्षेत्र अवेलेबल है जहाँ पे लोग जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रकृति को और बेहतर रूप से समझते हैं, ठीक है। महत्व की बात करें तो सांस्कृतिक सेवाएं हमारे मानसिक शांति और सांस्कृतिक संस्कृति के विकास में सहायक होती हैं। जैसे कश्मीर की प्रकृति सौंदर्य न केवल पर्यटन को बढ़ावा देती है बल्कि धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। समझिए कि सांस्कृतिक सेवाएं हमारे मानसिक शांति को और सांस्कृतिक विकास संस्कृति विकास को तो हेल्प करती ही हैं। साथ के साथ उदाहरण के लिए बात करते हैं कि भाई कश्मीर में जो सुंदरता है, ऐसा नहीं है कि लोग केवल हम लोग उसको इसलिए देखने जा रहे हैं क्योंकि वो सुंदर है, नहीं, उसको एक टैगलाइन दी गई है, वो है धरती का स्वर्ग, वो कश्मीर कहलाता है, ठीक है। तो क्या है कि भाई वो एक पर्टिकुलर जगह है जहां पे लोग उस जगह को देखने के लिए जाते हैं, अपने मन की शांति के लिए जाते हैं, ठीक है, अपना जो समय व्यतीत करने के लिए जाते हैं, अपनी संस्कृति से जुड़ने के लिए जाते हैं उस जगह पे, तो वो क्या है, जो कश्मीर है, ठीक है। तो ये सांस्कृतिक सेवाओं के अंतर्गत आता है। चौथे पॉइंट में हम बात करें तो समर्थन सेवाओं की बात करें, सपोर्टिंग सर्विसेज। ये सेवाएं अन्य 3 सेवाओं के आधार पर निर्माण करती है। ये जो सेवा है, ये जो ऊपर की 3 सेवा हमने बात करी, उनके आधार पर इसका क्या होता है, निर्माण होता है। समर्थन सेवाएं पारिस्थितिक तंत्र को जीवित और सक्रिय बनाए रखने में मदद करती हैं। समर्थन सेवाएं क्या करती है, जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसको जीवित
और सक्रिय मतलब जीवित रहे, ठीक है, अलाइव रहे, लाइव रहे, साथ के साथ क्या है, सक्रिय, एक्टिव रहे, इस चीज को बनाने में क्या करती है, मदद करती है। उदाहरण के तौर पे बात करें, मट्टी का निर्माण, सॉरी मिट्टी का निर्माण, प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उपज मिट्टी का निर्माण। भाई सपोर्टिंग जो सर्विसेज है उसके अंतर्गत मिट्टी का निर्माण होता है। प्राकृतिक जो प्रक्रिया है, एक ऐसा तो नहीं है मिट्टी अपने आप, मिट्टी बनने की भी एक प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस किसके अंतर्गत होती है, सपोर्टिंग सर्विसेज के अंतर्गत होती है। फिर पोषक चक्र, पोषक चक्र जिसमें आता है पोषक तत्वों का चक्रण, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस चक्र। क्या होता है भाई, पोषक जो चीजें हैं उनका एक चक्र होता है, एक साइकिल होती है, उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसी चीजें आती हैं, ठीक है। फिर तीसरा आता है प्राथमिक उत्पादन, पौधों द्वारा सूर्य की ऊर्जा को भोजन में परिवर्तित करना सपोर्टिंग सर्विसेज के अंतर्गत आता है। कि भाई पौधे क्या ले रहे हैं, सूरज की किरणें ले रहे हैं, उन किरणों से अपना भोजन बना रहे हैं और तभी फिर पौधे बढ़ते हैं, ठीक है। चौथा है जीवों का आवास, जीवों और पौधों के लिए उपयुक्त वातावरण। भाई प्रकृति के अंतर्गत जीवों के लिए, जो जीव जंतु है और पौधे हैं, उनके लिए उपयुक्त वातावरण बनाने का काम सपोर्टिंग सर्विसेज के अंतर्गत होता है, ठीक है। महत्व की बात करें तो समर्थन सेवाएं पारिस्थितिक तंत्र के सभी अन्य सेवाओं के लिए आधार प्रदान करती है, जैसे पेड़ पौधों का विकास, मिट्टी और पोषक तत्वों का उपलब्धता पर निर्भर करती है। अब देखिए इस चीज को इस प्रकार से हम नॉर्मली समझ सकते हैं कि ये वाली सर्विसेज ऊपर वाली सर्विसेज के एक प्रकार से उनको आधार कैसे देती है, समझिए। ऊपर जो हमने बात करी थी सांस्कृतिक सेवाओं की, ठीक है, सांस्कृतिक सेवाओं की बात करी, यहाँ पे क्या है, पर्यटन एक पॉइंट है। पर्यटन में क्या है भाई, झीलें हैं, जंगल है, समुद्री तट है, ठीक है। अब जंगल के अगर हम उदाहरण लेते हैं तो अगर जो सपोर्टिंग सर्विसेज है, या फिर हम कहें ये हिंदी में इसे कहते हैं समर्थन सेवाएं, अगर समर्थन सेवाएं अपना काम बंद कर दें, ठीक है, तो क्या पेड़ पौधों को वो वातावरण मिलेगा जहां पे वो लोग उगना चाहते हैं, यहाँ पे जहाँ पे उन्हें उगना चाहिए, ऐसा वातावरण उन्हें नहीं मिलेगा। अब वातावरण नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो नष्ट हो जाएंगे, पेड़ पौधे भाई उगेंगे ही नहीं। और जब वो जमीन खाली हो जाएगी, ठीक है, तो सांस्कृतिक रूप से वो जमीन किसी काम की नहीं है। क्योंकि एक प्रकार से हम लोग जंगल या फिर हम ऐसी जगह जहाँ पे हरियाली है इसलिए देखने जाते हैं क्योंकि वहां पे हमें शांति मिलती है। और उस जगह को बनाने के लिए जो प्रोसेस है वो होती है समर्थन सेवाओं के अंतर्गत, ठीक है। सिंपल सी बात है कि भाई जंगल को बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है वो समर्थन सेवाओं के अंतर्गत आती है। और हम लोग जंगल को देखने जाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं समर्थन सेवाओं के द्वारा किए गए काम को देखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको नॉर्मली समझ सकते हैं, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। फिर आगे बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं का महत्व की बात करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है कि पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं हमारे जीवन और पर्यावरण के संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये जो सेवाएं हैं हमारे जीवन के लिए और हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके संतुलन को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये सेवाएं न केवल हमारी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं बल्कि पर्यावरणीय संकट जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के क्षरण को नियंत्रित करती है, ठीक है। क्या बताया गया कि भाई जो सेवाएं हैं जो हमने ऊपर बात करी, ये सेवाएं हमारे बुनियादी आवश्यकताओं को तो पूरा करती ही है। भाई हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उनको तो पूरा करती है, जैसे कि हमें खाना मिल जाता है इन्हीं सेवाओं के द्वारा, हमें घूमने के लिए स्थान मिल जाता है, रहने के लिए एक जो उपयुक्त वातावरण है वो मिल जाता है, ठीक है। और ईंधन और ये सारी चीजें हमें इन्हीं सेवाओं के द्वारा मिलती है। तो हमारी जो बेसिक नीड है वो तो पूरी हो रही है, परंतु इसके बाद भी जिन चीजों के ऊपर हमारा कोई एक प्रकार से कहते हैं ना कि हमारा कुछ चीजों पे हमारा बस नहीं चलता, वो क्या है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है। भाई हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कुछ हद तक रोक सकते हैं, ठीक है, हम उसके ऊपर रूल्स बना सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को धीमा करा जा सके, परंतु ये सेवाएं कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में, जलवायु के परिवर्तन को रोकने में, ठीक है, और साथ के साथ जैव विविधता को कम करने में, मतलब जैव विविधता है उसके संरक्षण को नियंत्रित करने में हेल्प करती है। जैव विविधता का मतलब क्या है कि भाई एक ही जीव की कई सारी स्पीशीज होती हैं, ठीक है, तो उन स्पीशीज को संरक्षित रखना ताकि वो जीव पूरी तरह से विलुप्त ना हो जाए, ठीक है। विलुप्त ऐसे आपने कहीं देखे होंगे कि पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में बात की जाती है कि ये विलुप्त हो चुकी है, ये बहुत साल पहले थी, अब ये विलुप्त हो चुकी है। तो उस चीज को संभाल के रखने का काम इन सेवाओं के द्वारा भी किया जाता है, ठीक है। उदाहरण के रूप में हम बात करें तो वर्षा वनों का संरक्षण हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। जब भी हम वर्षा वनों का संरक्षण करते हैं तो उसके द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलती है जो कि हम यूज करते हैं, ठीक है। और वर्षा वनों का संरक्षण हम अपनी तरफ से जितना हो सकता है करते हैं। साथ के साथ ये जो सेवाएं हैं ये भी वर्षा वन के संरक्षण में हेल्प करती हैं, ठीक है। गंगा और यमुना जैसी नदी हमें पानी और कृषि में मदद करती है। भाई गंगा हो गई, यमुना हो गई, ये जो नदियां हैं ये हमें पानी भी देती हैं और कृषि के लिए हमें मदद भी करती हैं, ठीक है। तो हम लोग
कहीं न कहीं देखिए मानव के द्वारा किए गए कामों के द्वारा ही इन नदियों की आज हम कह सकते हैं कि हालत खराब है, ठीक है? फिर भी हम कह सकते हैं फिर भी हम हमारा ही काम है, इससे पहले ये हमेशा से साफ ही थी, ठीक है? तो क्या है कि गंगा और यमुना जो हमें पानी देती हैं, कृषि के लिए हेल्प करती हैं, ठीक है? जो-जो सेवाएँ हमने ऊपर बात करी, इन सेवाओं के द्वारा इसको ठीक रखने में हेल्प की जाती है, ठीक है? और जैव विविधता के संरक्षण से हमें कई नई दवाइयों का क्या खाद्य स्रोत प्राप्त होता है। भाई जैव विविधता के संरक्षण जब हम जीवों को बचाते हैं, पेड़-पौधों को बचाते हैं, तो उन पेड़-पौधों से हमें दवाइयाँ मिलती हैं और खाने योग्य जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट है कि भाई पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं का महत्व ही यही है कि ये सेवाएँ हमें हेल्प कर रही हैं, ठीक है? तो उन चीज़ों का महत्व हमें पता होना चाहिए और ये महत्व है उनके बारे में। उदाहरण के पॉइंट हैं कि भई वर्षावन से हमें ऑक्सीजन मिलता है, वर्षावन क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का एक हिस्सा है, ठीक है? गंगा और यमुना जो नदी हैं, वो पारिस्थितिक तंत्र का एक हिस्सा है। वो नदियाँ हमें पानी और कृषि के लिए चीज़ें देती हैं, ठीक है? जैव विविधता क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का एक हिस्सा है, जिससे हमें दवाइयाँ और जिससे हमें खाद्य योग्य चीज़ें मिलती हैं। ठीक है? आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। निष्कर्ष की बात कर लेते हैं तो पारिस्थितिक अंत में आपको निष्कर्ष लिखना आवश्यक है, इसलिए हम निष्कर्ष देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र सेवाएँ हमारे जीवन का आधार हैं। इन सेवाओं का संरक्षण करना हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि इनके बिना मानव जीवन का अस्तित्व संभव ही नहीं है। ठीक है? भई जो सेवाएँ हैं और ये जो पारिस्थितिक तंत्र है, अगर हम लोग इनको नष्ट कर देंगे तो एक समय आएगा कि हम खुद भी नष्ट हो जाएँगे, हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है? हम इन सेवाओं का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। जो सेवाएँ उपलब्ध हैं, हमें उनका उपयोग विवेकपूर्ण ऐसा ना हो कि हमें पता चला ये सेवाएँ हम इसका उपयोग कर ले रहे हैं। हम लोग ह जैसा हम आज भी कर रहे हैं, हम लोग जंगल धड़ाधड़ काट रहे हैं, जो ईंधन है उसे हम बहुत बड़ी मात्रा में निकाल रहे हैं। तो ये एक गलत चीज़ है, ठीक है? तो क्या है कि जो सेवाएँ उपलब्ध हैं, इनका हमें उपयोग विवेकपूर्ण मतलब एक सही प्रकार से यूज़ करना चाहिए और पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि पारिस्थितिक तंत्र भी ठीक रहे। यह ना केवल पर्यावरण को बचाएगा बल्कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए सुरक्षित भविष्य को भी सुनिश्चित करेगा। ठीक है? ये जो काम हमने बताया कि भई जो सेवाएँ हैं उनका सही प्रकार से प्रयोग करना, पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना, अगर हम ये 2 चीज़ें सही प्रकार से करते हैं, तो ये हमारे आज के भविष्य को बचाएगा, पर्यावरण को बचाएगा और आने वाली जो पीढ़ी है उसे एक सुरक्षित भविष्य देगा जो कि एक आवश्यक चीज़ है। नहीं तो कुछ नहीं पता कि आने वाली कुछ पीढ़ियों के बाद क्या दशा रहेगी धरती की, ठीक है? तो इस प्रकार से है कि हमें आज से ही इनके बारे में कदम उठाने चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। देखिए, आगे हमने एक और क्वेश्चन पेपर को कवर करा है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो क्वेश्चन पेपर है सेम वही चीज़ें हैं, क्वेश्चन्स अलग कर दिए गए हैं, तो इन सब के बारे में भी हम अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है? तो ये वीडियो थी आज की, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, 2 लिंक मिल जाएँगे हमारे टेलीग्राम के, आप जुड़ सकते हैं, आपका कोई भी डाउट हो डायरेक्टली पूछिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन आंसर रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, एग्ज़ाम रिलेटेड, क्वेश्चन पेपर रिलेटेड, ठीक है? कोई भी डाउट हो आप डायरेक्टली पूछिए, इंस्टाग्राम पे आप हमसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे आप हमसे पूछ सकते हैं। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए अपकमिंग वीडियोज़ के लिए, अगर आपका कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स खुला है, आप जाइए डायरेक्ट कमेंट करिए, ठीक है? आपका हर एक डाउट को सॉल्व किया जाएगा। इस सब्जेक्ट के नोट ईवीएस सब्जेक्ट के नोट हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। साथ के साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL। ये सारी की सारी चीज़ें आपको ऐप में मिल जाएँगी, नोट्स मिल जाएँगे, कॉलेज के अपडेट्स मिल जाएँगे, क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है न्यू। एक प्रकार से हम न्यू भी डाल रहे हैं। प्रीवियस ईयर के जो लास्ट एग्ज़ाम हुए थे उसके भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। सिलेबस आपको मिल जाएगा, कहीं ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, ऐप पे जाइए सिलेबस चेकआउट करिए। नोट्स मिल जाएँगे, ठीक है? और स्टूडेंट पोर्टल मिलेगा जिस पोर्टल में आपको स्टूडेंट रिलेटेड हर एक हेल्प दी जाएगी। तो जाइए ऐप को डाउनलोड करिए। करंट टाइम में 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे ऐप को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो आप भी उनमें से एक बनिए, उसको डाउनलोड करिए, ठीक है? ऐप में आपको हर एक चीज़ मिलेगी, कमेंट बॉक्स खुला है, ठीक है? आपका कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी ऐप के रिगार्डिंग कुछ अपडेट कराना हो, कुछ नोट्स डलवाने हो, आप ऐप का जो रिव्यू सेक्शन है उसमें डालिए। हम लोग जितना जल्दी हो सकेगा उसको अवेलेबल कराएँगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।